हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेव ऑप्टिक्स का 5th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड, फिजिक्स के इतिहास में, फिजिक्स की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें से एक एक्सपेरिमेंट होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं फिजिक्स में उसको उठा के देख लो, उनमें से एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम आ जाएगा। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद पूरी मतलब देखने का नज़रिया चेंज हो गया सब लोग का। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, और मैं आपको बता दूं कि इसकी बेस पर रेगुलरली हर साल जेईई मेंस, जेईई एडवांस में हर साल क्वेश्चन आता है। एक के बाद एक क्वेश्चन आता ही जा रहा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब वे ऑप्टिक्स की पूरी जान, पूरी सोल है जो कि बसी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट को ध्यान से नोट करो, इसके एक एक पॉइंट को नोट करो, बिकॉज इसके आपको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके बेस पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चाहे किसी भी पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन से तो पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम बात की शुरुआत करते हैं ह्यूगन्स प्रिंसिपल से। हमको पता है कि ह्यूगन्स प्रिंसिपल में क्या बताया था उन्होंने, कि लाइट एक वेव है, ठीक है। उन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सब प्रॉपर्टी उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन लाइट की जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इंटरफेरेंस, जैसे हमने पढ़ा है, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी लाइट का जो वेव नेचर है ये सब प्रॉपर्टी दिखाता है, ये हमको पता है। लेकिन उसको कैसे प्रूफ करना है, उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो जो ह्यूगन्स प्रिंसिपल नहीं दे पाया, ठीक है। तो लोग मानने लगे भाई लाइट वेव है कि नहीं, वेव है कि नहीं, मतलब ऐसे सबके अंदर कंफ्यूजन होने लगा। लेकिन फिर आगे 1801 में, मतलब 1801 में थॉमस यंग, साइंटिस्ट का नाम क्या है, थॉमस यंग, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ कर दिया कि लाइट एक वेव है। क्या प्रूफ कर दिया उन्होंने, कि लाइट एक वेव है। पूरा मैथमेटिकल, पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया उन्होंने कि लाइट एक वेव है। कैसे प्रूफ दिया, बिकॉज इनके इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कुछ मतलब पता चल जाता है कि लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, ठीक है। लाइट क्या दिखाता है, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ वेव नेचर ऑफ लाइट दिखा सकता है। इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ वेव नेचर ऑफ लाइट दिखा सकता है। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि लाइट जो है इंटरफेरेंस दिखा रहा है, मतलब क्या है कि वो वेव है। बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है फिजिक्स के इतिहास में, ठीक है। तो क्या है एक्सपेरिमेंट और क्या क्या इसके अंदर एक एक डिटेल पॉइंट है, सब कुछ हम समझना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स होता क्या है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हो कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। उसको हम दो पतले पतले स्लिट्स में से पास करते हैं। मतलब देखो, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर दो पतले पतले हमने होल कर दिए, ठीक है। तो हम सोर्स ऑफ लाइट को दो पतले पतले होल में से पास करते हैं। तो स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है, स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब कहीं ब्राइट बन रहा है, कहीं डार्क बन रहा है, फिर कहीं ब्राइट बन रहा है, फिर कहीं डार्क बन रहा है। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। मतलब हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया, सोचो हमने दो पतले पतले होल किए। तो एक्चुअली अगर जब लाइट पार्टिकल होता, सोचो अगर लाइट पार्टिकल होता और अगर हम उसको होल में से पास करते, दो होल में से, तो होता क्या, जहाँ पे स्क्रीन होता वहाँ पे एग्जैक्टली दो उस तरह से लाइन बन जाते। जैसे कि आप एनिमेशन में देखो कि यहाँ पर अगर लाइट पार्टिकल होता और फिर मैं इसको होल में से पास करूँ, तो स्क्रीन पे क्या बन जाना चाहिए, स्क्रीन पे एग्जैक्टली पतले पतले दो स्ट्रिप बन जाना चाहिए ना। भाई दो होल हैं तो दो पतले पतले स्ट्रिप बनने चाहिए अगर लाइट पार्टिकल होता तो। लेकिन यहाँ पे लाइट कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वो दो होल में से पास करने के बाद लाइट जो है पूरी स्क्रीन में फैल गया इस तरह से, और जो है अलग अलग पॉइंट पे ब्राइट डार्क पैटर्न बना रहा है। तो ये क्या बताता है, ये लाइट का जो है वेव नेचर दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है, ये लाइट का वेव नेचर। यहाँ पे एक्चुअली में इंटरफेरेंस हो रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। उसको हम समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से मैंने स्लिट्स को जो है मतलब इस तरह से, देखो ये जो स्लिट है ना, जैसे एग्जांपल दिखाऊं आपको कि ये जो स्लिट है इसको मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। इस तरह से देखो, ये आपके पास दो स्लिट्स है, ठीक है, इसके अंदर दो होल हैं। इसको आपको इस तरह करके दिखाऊं, जैसे इस तरह से करके दिखाऊं, तो यहाँ पे एक होल इस तरह दिखेगा, एक होल यहाँ पे दिखेगा, वही होल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो, इस तरह से कुछ,
ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पतले पतले होल कर दिए हैं। वैसे मैंने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन आप समझना कि एकदम पतले पतले होल होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से पास कर रही है, कोई सोर्स ऑफ लाइट पास करेगी, तो एक्चुअली में ह्यूगन्स प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, देखो इन्होंने भी ह्यूगन्स प्रिंसिपल से मतलब कैसे एक्सप्लेन किया है, तो ह्यूगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ह्यूगन्स खुद नहीं कर पाए थे इसको। उन्होंने बता तो दिया था लाइट वेव है, लेकिन खुद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जैसे लाइट इस पॉइंट पे आती है, जिसके हर पॉइंट जो है एक सेकेंडरी सोर्स की तरह ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मान लो इस तरह से अगर वेवलेट्स आ रही हैं, इस तरह से अगर वेवलेट्स आ रही हैं, उसके बाद जैसे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पे हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह ऐड करेगा और इसके अंदर से स्पेरिकल वेव फ्रंट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाती हैं? स्पेरिकल वेव फ्रंट। इस तरह से समझ रहे हो ना? इस तरह से जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर स्क्रीन है, जैसे मान लो ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है, तो जहाँ पर ये वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे ये पॉइंट देखो, जहाँ पर वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पर क्या बनता है? ब्राइट स्पॉट बनता है, मतलब वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनता है। और जहाँ पर इन लोगों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे कि कोई अलग पॉइंट मान लूँ, कोई अलग पॉइंट मानोगे ना, तो वहाँ पे आपको डार्क बनेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जैसे ये पॉइंट हो गया, देखो यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट। और इसके बीच में जो है डार्क बनेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट। समझ रहे हो? तो इस तरह से कहानी होती है। मतलब बेसिकली इसको जो है हम ह्यूगन्स प्रिंसिपल से समझ सकते हैं, लेकिन ये ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं है। आप बोलोगे मैं घर पे लेता हूँ, एक सोर्स ऑफ लाइट लेता हूँ, एक पर्टिकुलर स्लिट रखता हूँ, तो स्क्रीन पे मुझको इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। उसके लिए बहुत सी कंडीशन होती है। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, वो क्या, कौन से वेवलेंथ का है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है कि नहीं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, स्लिट्स कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस का है, कौन सी रे ऑफ लाइट ले रहे हो, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इतनी आसानी से आप इसको ऑब्टेंड नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत से कंडीशन भी होते हैं और बहुत से रूल्स भी होते हैं, मतलब इसके अंदर सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आप बेसिकली मतलब समझ गए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। वो वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूफ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिखा दिया कि लाइट इंटरफेरेंस दिखा रहा है। क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होता तब तो यहाँ पे हमको 2 स्पॉट दिख जाता, हमको वहाँ पे एग्जैक्टली 2 स्पॉट दिख जाता, लेकिन इतने सारे स्पॉट्स कैसे दिख रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट कुछ अलग नेचर दिखा रहा है। यहाँ पे लाइट इंटरफेरेंस दिखा रहा है और इस तरह से फैल के अलग अलग पॉइंट पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे डार्क स्पॉट बन रहा है, और इस तरह से हमको स्क्रीन में पैटर्न दिखता है, ठीक है। तब बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यहाँ पर इन्होंने 2 स्लिट्स क्यों यूज़ किया, एक ही स्लिट क्यों यूज़ किया? क्योंकि भाई एक ही स्लिट यूज़ करोगे तब तो एक ही सोर्स ऑफ लाइट हुआ, तब तो कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा ना। जैसे कि आप एनिमेशन में देखो कि अगर आप पर्टिकुलर को एक ही स्लिट यूज़ करोगे तब तो जो जहाँ पे स्लिट रखा गया है वहाँ पे पर्टिकुलर एक हमको ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने इस तरह से एक ही होल किया है, अगर एक ही होल करोगे आप इस तरह से, थोड़ा बना दूँ, तो जहाँ पर ये होल है उसके सामने यहाँ पे हमको ब्राइट स्पॉट बन जाएगा इस तरह से, और बाकी जगह हमको थोड़ा फेंट दिखेगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम दिखेगी। इसलिए जो है एक स्लिट ऑफ लाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंटरफेरेंस दिखाने के लिए 2 रे ऑफ लाइट इंटरफेयर तो करनी चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट इंटरफेयर तो करनी चाहिए। इसलिए जो है हम जो है 2 स्लिट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि इंटरफेरेंस पैटर्न हो और हमको स्क्रीन पर अलग अलग पैटर्न दिखे और वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव हो सके। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है। अब इसके एक ही पॉइंट हम नोट करते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट क्या क्या नोट करने वाली बात है उसको हम 1 बाय 1 लिखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ डस्टर, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। पहले इसके अंदर क्या क्या पॉइंट नोट करने वाले हैं और कैसे यहाँ पे इसका इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो हम समझते हैं। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया लाइट एक वेव है, पार्टिकल ऐसा प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते हैं। रिक्वायरमेंट मेंट्स फॉर YDSC, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको YDSC परफॉर्म करने के लिए? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट।
देखो मोनोक्रोमेटिक लेने का तो सिर्फ एक ही रीज़न है। मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, और क्रोमेटिक मतलब क्या होता है कलर। मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट लेने का एक ही रीज़न है कि आप अगर मल्टी कलर की लाइट लोगे ना, मतलब आप वाइट लाइट लोगे तो स्क्रीन पर जो है मल्टी कलर का मतलब इंटरफेरेंस दिखेगा, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसका कितना फ्रिंज विड्थ है वो सब। मतलब क्या है कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग 7 कलर दिखेंगे, तो क्या एक्चुअली हो रहा है वहाँ पे, तो आप उसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक सिंगल कलर ऑफ लाइट लें, जैसे स्क्रीन पे एक ही कलर का जो है पैटर्न बने, हम ऑब्जर्व कर सकें भाई इसकी इतना ब्राइट है इतना डार्क है, और उसके ऊपर से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लेने का ये रीज़न है, और कोहेरेंट लेने का ये रीज़न है कि भाई आपको क्लियरली इंटरफेरेंस हमको दिखे। कोहेरेंट होना मतलब क्या होता है, कोहेरेंट होना मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली कहानी भी आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या होगा बताओ। तो आप फ्रीक्वेंसी अगर सेम कर दिए, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी सेम कर दिए, तो आप दो सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम कर दोगे तो आपको जो है डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। नहीं तो जैसे मैंने आपको इंटरफेरेंस वाले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर आप कोहेरेंट सोर्स नहीं लोगे तब वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। भाई एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे ब्राइट डार्क दिखेगा, एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डार्क ब्राइट कभी डार्क। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन फिक्स कर दूँ, तो अगर तो आपने कोहेरेंट लिया है तब तो यहाँ पे अगर ब्राइट बन रहा है तो हमेशा ब्राइट बनेगा, अगर डार्क बन रहा है तो हमेशा डार्क बनेगा। लेकिन अगर आपने कोहेरेंट नहीं लिया तो एक ही पॉइंट पे ब्राइट डार्क पैटर्न दिखता रहेगा, और लाइट की मतलब क्या होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि उसको आपको दिखेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये आप सब समझ पड़ा हो आपको कि हम कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों लेते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द स्लिट शुड बी वेरी नैरो, द स्लिट शुड बी वेरी नैरो, मतलब ऐसा बोल दो कि इन मिलीमीटर्स, ठीक है, इन मिलीमीटर्स, और भी छोटे छोटे होते हैं, इन मिलीमीटर में होते और भी छोटे। मतलब यहां पे इस तरह से लिख दो कि कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्लिट्स नैरो लेने का रीज़न क्या है कि अब ये बात समझो कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर तभी दिखाता है ना जब उसके सामने ऑब्जेक्ट बड़े बड़े हों। जैसे कि लेंस के अंदर क्या होगा, वो पार्टिकल नेचर दिखाएगा, जैसे कि लेंस हो गए या मिरर्स हो गए, कोई भी ऐसे उसके सामने अगर जो ऑब्जेक्ट है ना उनके डायमेंशन अगर बड़े बड़े हैं तो लाइट पार्टिकल नेचर दिखाएगा। और जब हम स्लिट्स नैरो कर दें ना, मतलब पतले पतले एकदम स्लिट्स लें, तब जो है लाइट अपना पार्टिकल नेचर लूज कर जाता है। मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, या पे ऐसा बोलो कि यहाँ पे जो कर्वेचर है यहाँ पे, ठीक है, तो अपर्चर है जैसे कर्वेचर है, तो उनके अगर डायमेंशन अगर लाइट के कंपेरेबल कर दोगे ना, लाइट के वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल कर दोगे, तो लाइट पार्टिकल नेचर की सिवाय, लाइट पार्टिकल नेचर के बजाय वेव नेचर दिखाते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली अब हमको पता है कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है, मतलब लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। अभी आगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे, तब आप बोलोगे लाइट पार्टिकल है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो बोल रहे हो लाइट वेव है। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों हैं, बस उसके होने के अलग अलग कंडीशन होते हैं। ये आगे प्रूव हुआ है, मतलब और भी, मतलब लेटेस्ट में 1900s में, कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव है, बस उसके अप्लाई करने के अलग अलग कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है मतलब ऑब्जेक्ट्स अपर्चर अगर उसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल ले लोगे ना, तब जो है लाइट वेव की बजाय पार्टिकल नेचर दिखाता है। ठीक है, और जो है हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। लेकिन अगर सोचो आप स्लिट्स की साइज बढ़ा दो, अगर स्लिट्स का साइज बड़ा कर दोगे ना आप, मतलब होल का साइज बड़ा कर दोगे, तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा वहाँ पे। तब लाइट जैसे नॉर्मली पार्टिकल नेचर दिखा रहा था उसी तरह से पार्टिकल नेचर दिखाएगा। ओके, मतलब जितना बड़ा स्लिट रहेगा उसी जगह पे आपको जो है उस तरह से पैटर्न उतना ही दिखेगा आपको, बाकी जगह पे कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। लेकिन आप स्लिट्स एकदम पतले पतले कर दोगे तब लाइट जो है पार्टिकल बजाय क्या दिखाता है, वेव नेचर। ये उस समय तो ये थॉमस यंग को भी नहीं पता था ये बात तो अभी 1900s में प्रूव हुई है कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों हैं, बस उसके होने के अलग अलग कंडीशन से अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, या अलग अलग मतलब कंडीशंस में होते। ओके, तो स्लिट शुड बी वेरी नैरो इन मिलीमीटर्स, या बोल दो कि कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे नैनोमीटर्स में होते उतने पतले लोग, जितना मतलब पतला जितना छोटा लोगे उतना अच्छा आपको जो है मतलब वहाँ पे अच्छे से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। ठीक है, मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना उसको हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, जिसको मैं कैपिटल डी से डिफाइन कर रहा हूँ, तो डी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, ये क्या होता है, द स्लिट शुड बी वेरी नैरो, मतलब कि इसके जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वह डी क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, अभी हम समझेंगे, अभी इसको नोट कर लो, ये क्या है अभी हम समझेंगे। ठीक है, चलो, ये डी जो होता है ना, मतलब कि स्लिट और स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरेबल टू डी, तभी जो है हमको जो है अलग अलग हम जो है क्या बोलते हैं अजम्पशन ले सकते हैं और अपना जो है आंसर्स करेक्ट आएगा। तो बहुत से कंडीशन होते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब एक ही तरीके से आपको जो है वो पैटर्न दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो फोर्थ पॉइंट, व्हेन द डायमेंशन, हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया है। ठीक है, इस तरह से लिखो, फोर्थ पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि when the dimension of light, sorry, when the dimension of slits are comparable, स्लिट्स की जगह लिख दो कोई मतलब ऑब्जेक्ट का, या तो इसे लिख दो अपर्चर का, द डायमेंशन ऑफ object is, when the dimension of object is comparable to wavelength of light, then light do not travel इन स्ट्रेट लाइन। भाई लाइट अगर पार्टिकल होता है, हमको पता है पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम जो है स्लिट्स का डायमेंशन अगर लाइट की वेवलेंथ को कंपेरेबल कर देंगे ना, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते, लाइट जो है शैडो रीजन में इस तरह से एंटर कर जा रहे हैं। सोचो, स्लिट के सामने भी ब्राइट स्पॉट बन रहा है, अलग अलग जगह पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, कहीं डार्क बन रहा है, कहीं डार्क बन रहा है, कहीं ब्राइट बन रहा है, तो स्लिट जो है अलग अलग जगह पे घुस जा रहा है, मतलब लाइट बेंड भी कर रहा है अपने पास से। ठीक है, तो क्या होता है, लाइट डू नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, और इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस यहाँ पे लिखो कंक्लूजन, कि लाइट सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न, लाइट सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न एंड दिस इज शोन, दिख रहा है कि नहीं आपको, एंड दिस इज शोन, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख रहा है, एंड दिस इज शोन ओनली बाय वेव्स एंड हेंस लाइट इज वेव। ये कंक्लूजन दे दिया किसी ने, थॉमस यंग ने, कि भाई इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ वेव दिखा सकता है, मतलब सिर्फ अगर वेव कोई होता है वही इंटरफेरेंस दिखाता है, पार्टिकल तो दिखाते नहीं है। और जो है लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट वेव है। यहाँ पे इसको थोड़ा उल्टा फुल्टा लिख दिया है मैंने, एंड दिस इज शोन एंड दिस इज शोन ओनली बाय द वेव्स एंड हेंस लाइट इज अ वेव। ये कंक्लूजन किसने दिया हमको, थॉमस यंग ने। हमने ऑब्जर्व क्या किया, बट डायमेंशन कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तब जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। तो उससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई लाइट जो है इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है, ये जो है सिर्फ वेव दिखा सकता है, इसलिए जो है लाइट क्या है, एक वेव है। कंडीशन क्या है, लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, स्लिट जो है बहुत नैरो होने चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन जो है वो लार्ज होने चाहिए। ओके, अब इसका हम जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या तो बोलो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होगा। चलो मान लो इस तरह से एक सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। एक्चुअली आपको पता है ये जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जनरली हम क्या करते हैं, किसी एक सोर्स से ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई एक सोर्स रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको लेंस से हम पास करा देते हैं, जिससे क्या है कि इस तरह से अलग अलग रेज ऑफ लाइट आती हैं। तो यहाँ पर जो स्लिट्स होते हैं ना भाई, यहाँ पे जो स्लिट्स होते हैं इस तरह से, मतलब दो S1 और S2 जो स्लिट्स हैं,
क्या है कि देखो एक ही सोर्स ऑफ लाइट इसलिए लेते हैं जो कि हमने लेंस से पास करा के स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करा दिया है इससे, तो उससे होता क्या है कि इनकी जो कोहेरेंसी हो तो अपने आप मेंटेन हो जाती है, मतलब लाइट अपने आप कोहेरेंट हो जाएंगे। भाई अगर दोनों सोर्सेज से मतलब जो लाइट आ रही हैं, मतलब यहाँ पे एक देखो वहाँ पर लाइट हुआ, हमने क्या किया, लाइट को लेंस से पास करा के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करा दिया। तो अगर हम दोनों सोर्स सेम ले लेंगे ना, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उनकी अपने आप जो है मतलब कोहेरेंसी मेंटेन हो जाएगी, अपने आप कोहेरेंट हो जाएंगे। बस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, तो अगर सोर्स ही सेम ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो गई, ठीक है। इसलिए जो है हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, उसके बाद इसको अलग अलग 2 स्लिट से पास कराते हैं, S1 और S2 से। इन 2 स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम D से डिफाइन करते हैं। स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, D से। और स्क्रीन जो है इस तरफ यहाँ पे रखते हैं, ये क्या है अपना स्क्रीन है, इस तरह से, ओके। ये अपना स्क्रीन है जो कि यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर, कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स। तो यहाँ पर एक और कंडीशन हम लेते हैं कि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, लिख दो यहाँ पे, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। और स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है। ये जो होता है ऑलमोस्ट इन मिलीमीटर्स होता है, और जो d होता है ना ये इन मीटर्स होता है। तो सोचो कितना डिफरेंस आता है, ये मीटर में है और मिलीमीटर क्या होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। मतलब इस तरह से कुछ होता है, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत दूर रखा होता है स्क्रीन, तब जो है हमको एक्जैक्टली इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो ये सब कंडीशन को आपको मेंटेन करना चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसकी जो कहानी है मतलब यहाँ ब्राइट स्पॉट बनना, डार्क स्पॉट बनना, ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न पे डिपेंड है। और मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि ब्राइट स्पॉट कब बनता है, मतलब पार्ट डिफरेंस कब होता है, जब ब्राइट स्पॉट बनता है, जब मैक्सिमम बनता है, और पार्ट डिफरेंस क्या होता है, जब ब्राइट स्पॉट मिनिमम बनता है। तो सबकी कहानी हमने बताया था, ठीक है। हमने क्या बताया, थोड़ा बहुत आपको याद दिला दूँ अगर, कि यार पार्ट डिफरेंस की कहानी बता दूँ। बस सारी कहानी यहाँ पर सिर्फ पाथ डिफरेंस का मैं बता दो आपको कि वेव ऑप्टिक्स जो है ना वो पूरा पाथ डिफरेंस की कहानी की बेस्ड है। मतलब इसका अगर आप पाथ डिफरेंस की कहानी समझ गए, पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आपके वेव ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन बनेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पाथ डिफरेंस एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पाथ डिफरेंस पता है तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हमने पता है कि आपको पता होता है कि भाई अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो डेल्टा एक्स होता है उसकी वैल्यू आती है एन लैम्बडा के इक्वल। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आती है, एन लैम्बडा के इक्वल। हमने इसको प्रूव किया था ना, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। उसके बाद हमने रखा था इस तरह से, हमने बोला था कि फेज डिफरेंस कितना होता है उस समय 2n पाई, क्योंकि कॉस 2n पाई जो होता है 1 होता है। जब 1 होता है तो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, हमने बोला था ये। फिर हमको पता है ये फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे 2n पाई रखते थे इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स करते थे हम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा इस तरह से आता था। ओके, याद है ना। उसी तरह से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल सकते हो आप अलग अलग कहानी, ठीक है। मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा, मतलब कि एन इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 मिलेगा, फिर लैम्बडा मिलेगा, फिर 2 लैम्बडा मिलेगा, फिर 3 लैम्बडा मिलेगा। तो एन इक्वल टू 0 पर जो है मतलब पार्ट डिफरेंस अगर 0 हो तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये अपना सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या है अपना सेंट्रल ब्राइट, और ये जो है अपना फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, ठीक है। उसी हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम की कहानी होती है। मिनिमम में क्या होता है, ये क्या है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए बोल दूँ या बोलूँ डिस्ट्रक्टिव और मिनिमा। तो मिनिमा में यही कहानी होती है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू
2n-1 λ/2 ये कहानी होती है। इसको भी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो कि उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n-1 पाई होता है, उसके ऊपर से आप जो है निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा x इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम जनरली n की वैल्यू जो है 1 से रखते हैं, ठीक है। तो जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो λ/2, फिर आता है 3 λ/2, फिर आता है 5 λ/2। और मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू 1 से इसलिए रखते हैं क्योंकि हम तो इसको सेंट्रल ब्राइट मान चुके हैं, तो आपको ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा भाई n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट ब्राइट, n इक्वल टू 2 तो सेकंड ब्राइट, n इक्वल टू 3 थर्ड ब्राइट। उसी हिसाब से यहाँ पे भी, यहाँ पे सेंटर ब्राइट वाली कहानी आती ही नहीं है। तो n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट डार्क, n इक्वल टू 2 पे सेकंड डार्क, ये अपना क्या है फर्स्ट डार्क है, ये अपना सेकंड डार्क, ये अपना थर्ड डार्क। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कहानी पार्ट डिफरेंस की यहाँ भी हम समझते हैं भाई एग्जैक्टली अगर S1 और S2 से ये लाइट यहाँ पे पास करेगी इस तरह से, तो बताओ इन दोनों बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, एग्जैक्टली बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा बताओ। यहाँ पे ध्यान से देखो कि S1 और S2 से ये दोनों, देखो ये d/2 हो, ये d/2 हो, तो दोनों रेज ऑफ लाइट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है 0। तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा मतलब क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, और इसलिए यहाँ पे सेंटर में हमको ब्राइट स्पॉट मिलता है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था अभी तक कि भाई लाइट अगर पार्टिकल है तो बीच में यहाँ पे डार्क मतलब ब्राइट कहाँ से बन रहा है, तो इसलिए बनता है क्योंकि बीच में आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वहाँ पे लाइट जो है 2 के मैक्सिमम मिलते हैं और यहाँ पे हमको ब्राइट स्पॉट मिलता है, ठीक है। इस तरह से हम समझ गए कि बीच में हमको क्या मिलता है सेंट्रल ब्राइट, इसको हमने नाम दे दिया है सेंट्रल ब्राइट। चलो इतनी बात समझ गए सेंट्रल ब्राइट क्या होता है। अब देखो हम एक कहानी शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि भाई किस पॉइंट पे क्या बन रहा है, ठीक है। चलो हमको इतना तो पता है कि पार्ट डिफरेंस अगर लैम्बडा बराबर हो तो मतलब कि n लैम्बडा हो तो मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा, और 2n-1 λ/2 हो तो डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन कौन सी जगह पे क्या बनेगा हमको चलो नहीं पता। तब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से y डिस्टेंस दूर, ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलर y डिस्टेंस दूर मैं एक रे ऑफ लाइट जो कि इसमें से पास करा देता हूँ और एक रे ऑफ लाइट इसमें से पास करा देता हूँ, ठीक है। अब इस y डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर हमको नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा हमको नहीं पता, वो तो हम सब कैलकुलेशन करके निकालेंगे। और ये जो पॉइंट P है ये अपना कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट P है अपना जो है कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है भाई, यहाँ ब्राइट भी बन सकता है डार्क भी बन सकता है। अब y जो है वेरिएबल है तो कहीं भी चेंज कर सकता है ना, y छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कराया, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कराया, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। अब कैसे मिलेंगे वो तो हम डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस कितना है। अब दोनों रे ऑफ लाइट इस P पॉइंट पे कैसे मिलेंगे वो डिपेंड कर रहा है कि दोनों बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस निकाला कैसे जाए, चलो पहले ये तो बताओ पाथ डिफरेंस है कि नहीं। भाई पाथ डिफरेंस होगा ही ना, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों बीच में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा ही। तो पाथ डिफरेंस को हमको निकालना है, उसको किस तरह से निकाला जाए। तो देखो किस तरह से निकालते हैं। हम मान चुके हैं कि जो D है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर देन D है। हम क्या मान चुके हैं कि D जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन D है। इसको मानने से होगा क्या कि ये जो डिस्टेंस देखो ये बहुत छोटा है, वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। मतलब समझो कि ये पॉइंट ऐसे कुछ हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं और ये स्क्रीन जो है यहाँ पे रखी गई है। तो अगर मैं दोनों से रे ऑफ लाइट पास कराता हूँ इस तरह से, तो आपको ओवरऑल क्या लगेगा स्क्रीन पे कि ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट पैरेलली पास कर रही हैं। मतलब भाई ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, ये स्मॉल d है और ये अपना कैपिटल D है। तो कैपिटल D अगर स्मॉल d से बहुत ज़्यादा हो तो 1000 टाइम ज़्यादा हो, तो आपको क्या लगेगा कि जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ना S1 और S2P ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। इससे क्या आपको लगेगा, इससे लगेगा कि S1P एंड S2P आर ऑलमोस्ट पैरेलल। S1P और S2P आर ऑलमोस्ट पैरेलल। तो दो पैरेलल रेस ऑफ लाइट के लिए अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब तो हम मान चुके हैं कि भाई दो रेस ऑफ लाइट क्या हैं, पैरेलल हैं। मतलब इस तरह से आपको दिख रही हैं, लेकिन इसको मैंने आपको बड़ा करके दिखाया। एक्चुअली में तो जैसे मैंने कहानी बताई उस तरह से होता है। तो अगर दो पैरेलल रेस ऑफ लाइट हो और उसके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट को बोल लो मैंने M नाम दिया,
अब ये जो डिस्टेंस है ना, अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है M से लेके P तक और S1P और M से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया। जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इतने पॉइंट में आएगा, जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इतने पॉइंट में आएगा। बात समझे कि नहीं भाई? पाथ का डिफरेंस कितने पॉइंट में आएगा? सिर्फ इतने पॉइंट में आएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो गए तो पाथ का डिफरेंस सिर्फ आएगा इतने पॉइंट पे, पाथ का डिफरेंस सिर्फ आएगा इतने पॉइंट पे। ओके, ये बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनके बीच में जो पॉइंट है ना D/2, यहाँ से एक इस तरह से लाइन खींचता हूँ। अब बोल रहा हूँ कि ये जो थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा पर भी कहानी डिपेंड करती है। तो इसके बीच में से D/2 पे मैंने एक थीटा एंगल लिया है, बोल रहा हूँ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है आपको कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। चलो, और पाथ का डिफरेंस कितना है? इतना। ये आपको पता चल गया, ये पाथ का डिफरेंस है, क्योंकि भाई इसने इतना ट्रैवल किया, इसने इतना ट्रैवल किया, जो बचा रह गया वो तो इतना ही है ना। तो यही आ गया पाथ का डिफरेंस दोनों के बीच में। तो इसको हमको निकालना है और यही निकालना है पूरे वे ऑप्टिक्स का क्रक्स है, यही निकालना पूरे वे ऑप्टिक्स का क्रक्स है, जो कि है पाथ का डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो ध्यान से, हम मान चुके हैं दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं। हम क्या मान चुके हैं कि दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं। तो यहाँ से भी अगर लाइन खींचूँ इस तरह से, भाई अगर ये थीटा होगा ना तो ये भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज जो है बहुत स्मॉल एंगल की बात हो रही है। आपको पता है कि भाई आप बोलोगे ये थीटा कैसे हो गया? आप बोलोगे ये तो अलग एंगल, ये अलग एंगल पे है, लेकिन दोनों बहुत ही क्लोज हैं, मतलब इस तरह से पॉइंट्स हैं, तीनों आपस में आपको एक ही तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है। अब ये 90 है। अब ध्यान से देखोगे, अगर ये पैरेलल लाइन खींचूं इस तरह से, मतलब इसको ज्वाइन कर दूं अगर, भाई अगर ये देखो ये थीटा है और ये पूरा जो ये कितना है? 90 है। ठीक है, ये कितना है? ये देखो ये थीटा है, ये 90 है। तो बचेगा क्या? बाकी सारे एंगल कैसे बनेंगे बताओ मेरे को? कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो हमको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे? हमको ये एंगल निकालना है ये। तो इसको किस तरह से निकाला जाए? इसको किस तरह से निकाला जाए? ये थीटा हम मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर पैरेलल लाइन खींचूंगा इस तरह से, तो ये भी अपना थीटा बनेगा। यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये भी थीटा बनेगा। ये अपना 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, 90 माइनस थीटा और ये अपना फिर से थीटा बन जाएगा। देखो इसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इस तरह से। ओके, चलो इसको डायग्राम रफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। हम मान चुके हैं कि दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। अब ये हमने थीटा बना दिया है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाओ ना। तो इस तरह से कुछ कहानी है, इस तरह से कुछ कहानी है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल हम मान चुके हैं। ठीक है, दो रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और हम मान चुके हैं कि ये अपना क्या है? थीटा। हम मान चुके हैं कि ये अपना क्या है? थीटा। तो यहाँ से भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा ये अपना थीटा बनेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से जो मैंने ये एंगल बनाया ये अपना क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये अपना थीटा है, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा? टोटल तो 90 है, तो ये अपना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये अपना 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये भी 90 है, तो ये अपना हो जाएगा थीटा। यही बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई अगर ये एंगल थीटा होगा ना, तो यहाँ पे ये भी एंगल जो है वो थीटा बनेगा। फिर से देखो, फिर से नहीं समझ में आया तो देखो, दो रेज ऑफ लाइट इस तरह से हैं। ओके, और यहाँ पे ये एंगल जो अपना बन रहा है वो थीटा है, और यहाँ पे इस तरह से कहानी बन रही है। ओके, तो ये थीटा है, देखो ये 90 है, तो इतना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा अपना थीटा। अब तो क्लियर हो गया ना? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये अपना थीटा है, ये अपना थीटा है। अब हमको डेल्टा एक्स निकालना है। अपने को पता है ये डिस्टेंस डी है और ये डेल्टा एक्स है। फिर से डायग्राम बनाते हैं। भाई ये डिस्टेंस पूरा कितना है? अपना डी, और ये है अपना डेल्टा एक्स, और ये है अपना थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर साइन थीटा लिखूँ मैं, साइन थीटा हो जाएगा। देखो 90 डिग्री क्या है अपना? ये 90 डिग्री है ना,
ये एंगल अपना 90 डिग्री है, ये तो अपना 90 डिग्री वाला है, कुछ अच्छे से बना देता हूँ मैं। तो अगर साइन थीटा लिखूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डी, और यहाँ से अपना डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आती है ना वो डी साइन थीटा की इक्वल आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वे ऑप्टिक्स, इसको 5 स्टार पॉइंट दे दो। ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहाँ पर जैसे कि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसके अंदर बहुत से वेरिएशन आपको मिलेंगे। भाई इसके बीच में ग्लास डाल दिया, इसके बीच में स्लैब डाल दिया, अलग अलग मीडियम बदल दिया, सारी कहानी के अंदर ये अपना कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा। इसका जो पाथ डिफरेंस है क्या है, डी साइन थीटा। इन दोनों बीच में रेस ऑफ बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, डी साइन थीटा। कैसे निकाला हमने थीटा एंगल मान लिया है, और थीटा एंगल जो है तो यहाँ से थीटा बना, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा हमने यहाँ पर निकाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात कि डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होता है। तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों के लिए जो है अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करूं अगर मैं मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा अगर मैक्सिमा होता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है एन लेमड़ा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स वैल्यू क्या है, डी साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा। बस ये स्टेप याद रखो किस तरह से कर रहा हूँ। अगर मैक्सिमम होगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा। ठीक है, अब अपने को सिंपली अपने को जो है ये थीटा निकालना है। थीटा निकाल लिया, उसके बाद तो अपनी कहानी ही बन गई। देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हमको पता है, कौन से नंबर ऑफ किस पॉइंट पे क्या बन रहा है हम निकाल सकते हैं इसको। अब डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको पता है कि अब देखो यहाँ पे tan थीटा लिखूँ, अगर अभी देख लो कि यहाँ पे अगर tan थीटा लिखता हूँ मैं, tan थीटा की वैल्यू, तो ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो यहाँ से tan थीटा वैल्यू क्या आ रही है, y बाई डी। ठीक है, tan थीटा वैल्यू क्या आ रही है, y बाई कैपिटल डी, है ना। tan थीटा वैल्यू क्या आ रही है, y बाई कैपिटल डी। अब हम मान चुके हैं कि यहाँ पे जो d है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d है। ठीक है, d जो है बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ पे थीटा जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा, थीटा जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा। तो फॉर स्मॉल एंगल्स लिख दो यहाँ पे, फॉर स्मॉल एंगल। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, कहीं यहाँ पे अलग अलग जगह पे मज़ा नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, तो हमको पता चल गया है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू है डी साइन थीटा। तो फॉर मैक्सिमा क्या होगा, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू है एन लेमड़ा, तो यहाँ से हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा। इतनी बातें क्लियर हैं आपको। अब साइन थीटा निकालना है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल में देखा कि जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है y बाई कैपिटल डी। अब पता है बहुत ही स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो साइन थीटा जगह पर tan थीटा वाली वैल्यू डाल दूँ जो कि y बाई डी हो जाएगा, तो d इंटू वाई बाई डी इक्वल टू आ रहा है एन लेमड़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एन लेमड़ा डी बाई डी, वाई इक्वल टू एन लेमड़ा डी बाई डी, वाई इक्वल टू क्या है, एन लेमड़ा डी बाई डी। अब भाई y तो वेरिएबल पॉइंट है, अब सब डिपेंड कर रहा है n की वैल्यू पे। n इक्वल टू 1 पुट करोगे आपको फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो का आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू लेमड़ा डी बाई डी। ये क्या है अपना, ये फर्स्ट ब्राइट है। भाई n इक्वल टू 0 पुट करोगे तब तो सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, n इक्वल टू 1 पुट करो तो फर्स्ट ब्राइट, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 लेमड़ा डी बाई डी। तो 2 लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पर आपको मिलेगा सेकंड ब्राइट स्पॉट। इस हिसाब से n जितनी की n की वैल्यू पुट करते जाओगे उस हिसाब से आपको कितना ब्राइट स्पॉट चाहिए, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उतना आपको ब्राइट स्पॉट मिलता जाएगा। तो ब्राइट स्पॉट निकालने का y तो वेरिएबल पॉइंट है ना, तो n की वैल्यू पुट करते जाओ आपको ब्राइट स्पॉट मिलता जाएगा। अब इसी हिसाब से इसको हम डार्क स्पॉट के लिए भी निकाल सकते हैं। भाई डार्क स्पॉट हो तो भी क्या होगा, हम निकाल लेंगे उसके लिए भी। भाई डार्क स्पॉट होता है तो फॉर मिनिमा उसमें क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2n - 1 इंटू लेमड़ा बाई 2 ना,
भाई n के ऑड मल्टीपल्स, तो 2n माइनस वन इंटू लेमड़ा बाई टू, तो क्या होगा इससे हमको पता है डेल्टा एक्स इक्वल टू है डी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और साइन थीटा वैल्यू भी हमको पता है ना, साइन थीटा वैल्यू क्या है, जो कि टेन थीटा बराबर है, जो कि y बाई डी है। तो d इंटू वाई बाई कैपिटल D इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू लेमड़ा बाई टू। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है 2n माइनस वन इंटू लेमड़ा डी बाई टू डी, 2n माइनस वन इंटू लेमड़ा डी बाई टू डी। अब यहाँ पे n इक्वल टू वन पुट करोगे तो फर्स्ट डार्क मिलेगा, n इक्वल टू 2 पुट करो तो सेकंड डार्क मिलेगा, n इक्वल टू 3 पुट करो थर्ड डार्क मिलेगा। इस तरह से जो है स्क्रीन पे आप निकाल सकते हो, इस तरह से जो है स्क्रीन पे आप निकाल सकते हो। मेन क्रॉस क्या है कि डेल्टा एक्स जो 5 डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है डी साइन थीटा के इक्वल। अब इसके अंदर बहुत से वेरिएशंस हैं, आगे हम जैसे लेक्चर बढ़ेंगे ना इसके अंदर बहुत सी वेरिएशन करने वाले हैं हम। स्क्रीन पुट करेंगे, स्क्रीन पुट करेंगे जो है बीच में, कोई मीडियम पुट करने वाले हैं, इसके बीच में स्लैब डाल देंगे तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो मेन क्रक्स है ना कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, इसको आप याद रखना, इसके ऊपर से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हिल जाते हैं। ओके चलो, तो ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट किस तरह से निकालना है हमने उसको सीखा है। इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं मैं कि फॉर मैक्सिमा क्या होता है y इक्वल टू एन लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी, और फॉर मिनिमा y इक्वल टू 2n माइनस वन लेमड़ा डी बाई 2d। और हमने क्या पढ़ा है कि पाथ डिफरेंस जो है अपना वो आता है डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। इसमें साइन थीटा वैल्यू क्या, टेन थीटा वैल्यू क्या आती है, टेन थीटा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा होता है, उसकी वैल्यू आती है y बाई कैपिटल D, ठीक है। इतनी बातें हमने की हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर स्लिट्स हो इस तरह से और स्क्रीन हो, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस d है और ये अपना स्मॉल d डिस्टेंस, कैपिटल D डिस्टेंस है, और ठीक है हमने बीच में सेंट्रल डार्क सॉरी लाइन खींच दिया है। तो बीच में जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो इस पॉइंट पर हमको मिलता है सेंटर ऑफ ब्राइट, ठीक है। उस हिसाब से पहले इधर मिलता है अपने को फर्स्ट ब्राइट। अब बताओ पहले फर्स्ट ब्राइट मिलेगा कि पहले फर्स्ट डार्क मिलेगा, वो तो हमको चेक करके ही पता चलेगा। बताओ अगर फर्स्ट ब्राइट की इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करूँ तो आएगा लेमड़ा डी बाई डी, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट क्या आ रहा है, फर्स्ट ब्राइट कितना आ रहा है लेमड़ा डी बाई डी, और फर्स्ट डार्क कितना आ रहा है n इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2n माइनस वन आ जाएगा लेमड़ा डी बाई 2d। अब ध्यान से देख रहे हो कि जो ब्राइट स्पॉट है वो लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पर है और ये लेमड़ा डी बाई 2d डिस्टेंस पर है, मतलब इसके आधे डिस्टेंस पर जो है डार्क बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो पहले बनेगा वो डार्क बनेगा, ठीक है। तो आएगा फर्स्ट डार्क, नीचे भी ऐसे ही बनेगा फर्स्ट डार्क, कितने डिस्टेंस पर y इक्वल टू लेमड़ा डी बाई 2d पर, ठीक है, क्योंकि इसका आधा है ये। उस हिसाब से सेकंड यहाँ पे बनेगा, अब बनेगा यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, उस हिसाब से यहाँ पे अब बनेगा फर्स्ट ब्राइट। अब बोलोगे ये भी तो ब्राइट है लेकिन इसका हमने नाम दे दिया सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। तो वहाँ पे बन गया फर्स्ट ब्राइट। ये कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से y इक्वल टू लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पर, ठीक है। ऊपर भी देख लो लेमड़ा डी बाई डी डिस्टेंस पर, और इसके आधे पे जो है फर्स्ट डार्क बना था। उस हिसाब से अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब बनेगा यहाँ पे सेकंड डार्क, अब यहाँ पे क्या बनेगा सेकंड डार्क, ठीक है। उसी हिसाब से उसके बाद बनेगा सेकंड ब्राइट, ओके। सेकंड डार्क कितने डिस्टेंस पर होगा, n इक्वल टू 2 पुट करो तो सेकंड डार्क कितने डिस्टेंस पर आएगा, n इक्वल टू 2 पुट करो 2 टू द 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 लेमड़ा डी बाई 2d डिस्टेंस पर। और सेकंड ब्राइट कब बनेगा,
भाई n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 लैम्बडा डी बाई डी पर, ठीक है। और ये कितना है 1.5 पर, तो सेकंड डार्क जो बन रहा है वो बन रहा है 1.5 या तो बोलो 3/2 लैम्बडा डी बाई डी पर। उस हिसाब से यहाँ पर भी जो सेकंड ब्राइट जो बन रहा है, देखो सेकंड ब्राइट बन रहा है y इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई डी पर, ओके। और सेकंड डार्क जो बन रहा है वो 3/2 लैम्बडा डी बाई 2d पर। इस तरह से कहानी हो रही है। डार्क ब्राइट पैटर्न बनता है, ओके। डार्क ब्राइट पैटर्न बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे बोलेंगे अलग अलग वेवलेंथ दे देंगे आपको, डी दे देंगे स्मॉल डी। इसके 2-3 लेक्चर तो क्वेश्चन के बेस पे आने वाले हैं, तो उसको आप क्वेश्चन तो करने वाले ही हैं बहुत सारे, ओके। और पूछते हैं कि भाई 10th ब्राइट कहाँ बनेगा, तो 10th ब्राइट पूछा तो n इक्वल टू 10 डाल दो। 5th डार्क कहाँ बनेगा, तो n इक्वल टू 5 डाल दो, यहाँ पे 5th डार्क डिस्टेंस पता चल जाएगा आपको। तो अलग अलग इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कभी पूछते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क एंड सेकंड ब्राइट, तो थर्ड डार्क निकाल लो, सेकंड ब्राइट निकाल लो, ठीक है। थर्ड डार्क के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करोगे, सेकंड ब्राइट के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करोगे, फिर दोनों बीच में डिफरेंस ले लो, खत्म, डिस्टेंस मिल गया आपको, ओके। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि फर्स्ट ब्राइट यहाँ बन रहा है और फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे भी बन रहा है, तो क्वेश्चन में उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क ऑन द सेम साइड। ऑन द अपोजिट साइड बोलेंगे तो आप इन दोनों बीच में डिस्टेंस निकालोगे, ओके। वो सब कहानी क्लियर होनी चाहिए। उस हिसाब से एक और टर्म होता है जो कि होता है फ्रिंज विड्थ। एक और टर्म होता है जो कि होता है फ्रिंज विड्थ, बहुत ही कॉमन टर्म है, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीटा से। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब कॉन्सिक्यूटिव या तो डार्क या तो ब्राइट, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट। यहाँ पे लिख दो इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव लिख दिया, 2 एडजेसेंट ब्राइट और डार्क, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट या 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क। तो अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डिस्टेंस देख लें, तो भाई मान लो सेकंड डार्क जो कि है, सॉरी सेकंड ब्राइट जो कि है 2 लैम्बडा डी बाई डी पे, फर्स्ट ब्राइट जो कि है लैम्बडा डी बाई डी पे, तो दोनों बीच में डिस्टेंस लोगे ना आप, तो बीटा इक्वल टू देखो 2 लैम्बडा डी बाई डी करो माइनस लैम्बडा डी बाई डी करो, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा लैम्बडा डी बाई डी। उस हिसाब से दो डार्क बीच में डिस्टेंस लोगे ना आप, देखो 3/2 माइनस 1/2, तो भी आपका आंसर जो यही आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 1। तो चाहे दो डार्क के बीच में डिस्टेंस लो, चाहे दो ब्राइट के बीच में डिस्टेंस लो, आपको तो फ्रिंज विड्थ आता है हमेशा, जो बीटा की जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फ्रिंज विड्थ, मतलब फ्रिंज का कितना विड्थ बना है, ठीक है, मतलब कितने विड्थ तक जो है ये डार्क है, कितने विड्थ तक ये ब्राइट है, इस तरह से ये कितना डिस्टेंस, तो उस हिसाब से हम जो है निकाल सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ब्राइट या 2 एडजेसेंट डार्क। ब्राइट और डार्क बीच में नहीं, और लिखा है बीच में, एंड नहीं लिखा है, ठीक है। तो या तो 2 ब्राइट के बीच में निकाल लो या तो 2 डार्क के बीच में निकाल लो। अब इसके बेस में और भी जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, स्लैश वगैरह वाले कॉन्सेप्ट हो गए, उसको हम आने वाले लेक्चर में लेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।